से। इन 120 भारत यात्रियों में 30% महिलाएं हैं और औसत आयु 38 साल की है। और सभी भारत यात्री कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं। वास्तविक है कि मीडिया का ध्यान, पब्लिक का ध्यान राहुल जी पर है, तो राहुल जी के साथ साथ हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक सामूहिक यात्रा है और ये भारत यात्री अलग अलग राज्यों से आते हैं। केरला से लेकर जम्मू और कश्मीर, गुजरात से लेकर मणिपुर, सभी राज्यों में हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो यहाँ भारत यात्री के रूप में आए हैं। हरियाणा के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे 3 वरिष्ठ नेता उसके बारे में बोलेंगे, पर मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आज सुबह हमारा भरपूर स्वागत हुआ। कोहरे के बावजूद, ठंड के बावजूद नूह जिले में भारी संख्या में लोग आए, महिलाएं आई। पर एक बात मैं कह दूं कि 105 दिन के बाद 104 दिन, आज 104 दिन में मुझे ऐसा खतराजनक सुबह कभी नहीं मिला। आज 14 किलोमीटर के भारत जोड़ो यात्रा में मैंने 350 से भी ज्यादा गड्ढे गिने। सड़क की स्थिति मैंने किसी भी राज्य में इतनी बुरी नहीं देखी जितना आज सुबह मैंने देखा। 8 साल और 2 महीने हो गए हैं बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और ये स्थिति जो हमने देखा, ये कंडीशन जो देखा, हम रास्ते पर नहीं चले, आज हम गड्ढे पर चले। गड्ढे के बीच में टार था, गड्ढे थे, और यहां मैंने देखा ये गड्ढे अलग अलग आकार के थे। एक गड्ढा हरियाणा का आकार था, एक गड्ढा भारत का आकार था, एक गड्ढा तो केरल के माफिक था, लंबा, चौड़ा नहीं पर लंबा, और एक गड्ढा जरूर राजस्थान के माफिक, मध्य प्रदेश के माफिक, चौड़ा भी था। इतना खतरा मैंने कभी नहीं महसूस किया है जितना कि आज मैंने महसूस किया, और सभी भारत यात्रियों ने महसूस किया। पर हमारे लिए अब तसल्ली हुई कि जनता ने जो हमारा स्वागत किया, राहुल जी का, भारत जोड़ो यात्रा का, या भारत यात्रियों का, हम गड्ढे को भूल गए, खतरे को भूल गए। 14 सुबह हम चले हैं और दोपहर को 9 किलोमीटर हम चलेंगे। रोज हम औसत के तौर से 23-24 किलोमीटर चलते हैं। तो मैं हुड्डा जी से, बाद में पीसीसी अध्यक्ष से और बाद में शक्ति सिंह गोयल जी से गुजारिश करूंगा आपको हरियाणा के बारे में विस्तार से जानकारी दें। पर मैं कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे 3 मकसद थे। जब ये शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी में, 2023 या 2024 के चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जिताओ यात्रा भी नहीं है। यात्रा उदयपुर संकल्प, जो उदयपुर चिंतन शिविर में, उसके बाद सोनिया जी ने इसकी घोषणा की थी 15 मई को कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाला जाएगा, और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि क्यों कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। पहला मकसद ये है, और क्योंकि मैं कहने
मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल बार बार हमें पूछा जाता है और राहुल जी से पूछा जाता है, भारत को कोई तोड़ नहीं रहा है कि पर क्यों आप भारत जोड़ो यात्रा में निकले। मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि तोड़ने की खतरा है, लोग लगे हुए हैं भारत को तोड़ने में। मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। किस तरीके से? पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, गलत तरीके से लगाया हुआ जीएसटी, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, हम दो हमारे दो, एक या दो पूंजीपतियों का कंट्रोल सारी अर्थव्यवस्था पर। तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं और इससे भारत की टूटने की संभावना भी बढ़ रही है। दूसरा, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा एक विभाजनकारी विचारधारा हमेशा रही है और सामाजिक ध्रुवीकरण चुनाव के लिए एक रणनीति बन गई है उनके। और तीसरी जो खतरा है, जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो तो राजनीतिक तानाशाही अभी हकीकत बन गया। संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं, न्यायालय और सरकार के बीच में एक तनाव पैदा किया जा रहा है और सारी संस्थाओं को कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। और इससे भारत और हमारे लोकतंत्र को बहुत खतरा है, टूटने की संभावना बढ़ी है। और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले। ये मन की बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं है, ये जनता की चिंता है। राहुल जी रोज न केवल चलते हैं पर अलग अलग समूह से मिलते हैं, समाज के अलग अलग वर्गों से मिलते हैं। और आज दोपहर को 2 बजे से लेकर करीब 2:40 तक पहली मुलाकात हरियाणा में राहुल जी की एक्स सर्विसमैन से हो रहा है। तो पहले दिन जय जवान, पहले दिन जय जवान और परसों किसान संगठनों से मुलाकात करेंगे, उस दिन जय किसान होगा। और जब हम हरियाणा लौटेंगे जनवरी के महीने में तो एक और इंटरैक्शन होगा, उस दिन जय पहलवान होगा खिलाड़ियों के साथ, जो हुड्डा जी की सरकार के उपलब्धियों के कारण, उनके योजनाओं के कारण कई मेडल जीत कर आए हैं। तो जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, तीनों समूह के साथ राहुल जी मिलेंगे। और भी आज सुबह उन्होंने मेवात के इतिहास के बारे में कई लोगों से सुना, कई नागरिक संस्थाएं आए उनके साथ चले, कुछ महिला संस्थाएं उनसे मिलेंगी, कुछ दलित एक्टिविस्ट मिलना चाहते हैं वो भी मिलेंगे। पर खास तौर से यहाँ पूर्व सैनिक और किसान संगठनों से जो 5 दिन रहेंगे हरियाणा में वो उनसे मिलेंगे। पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थानों से, नागरिक संस्थानों से वो मिलते हैं और इनसे बहुत सुझाव आते हैं जो हमारे मैनिफेस्टो के लिए और हमारे कार्यक्रमों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये बैकग्राउंड है भारत जोड़ो यात्रा का। और मैं अभी भूपेंद्र हुड्डा जी से गुजारिश करूंगा वो आप कुछ बोले आपको हरियाणा के बारे में, उसके बाद हमारे वरिष्ठ पीसीसी अध्यक्ष बोलेंगे, उसके बाद शक्ति सिंह जी कुछ करेंगे और ठीक है, उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष बोलेंगे और आपका सवाल बाद में मैं और सभी लोग यहाँ जो मौजूद हैं आपके सवालों को जवाब दें। शुक्रिया। हुड्डा जी।
जी, शक्ति सिंह जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष हरियाणा के विजयमान जी, मीडिया के इंचार्ज गीता भुक्कल जी, व सभी उपस्थित हमारे साथीगण, उपस्थित पत्रकार बंधु। हरियाणा के बारे में जयराम जी ने कहा मेरे को, आपको इन्होंने पहले ही बता दिया हरियाणा की क्या परिस्थिति है आज। अब ये तो हमने सुना था सड़क में गड्ढे, लेकिन गड्ढों में सड़क हमने देखी है, ढूंढनी पड़ती है गड्ढों में सड़क कहाँ है। तो ये परिस्थिति है जो प्रदेश 2014 में यूपीए सरकार के समय में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे देश में। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज महंगाई में, कानून व्यवस्था की तो ऐसी स्थिति है कि आप अराजकता की तरफ जा रहे हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार है ही नहीं। इवेंट की मैनेजमेंट की सरकार आ गई है। इवेंट किया हैपनिंग इन हरियाणा और वहाँ कह दिया 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार मिलेंगे, आई नहीं 6,000 करोड़ की भी। कोई भी बात हो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, और कोई समस्या का कोई आवाज़ उठाए तो उसका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं। इसमें आपको मैं बताऊँ इनकी क्या पॉलिसी है। एक डॉक्टर था, नरवाना में था वो डॉक्टर, और एक कुर्सी लेके बैठ गया, डिग्री कोई नहीं थी, दांत के दर्द का लाजमी इलाज, और कुछ उसके पास औजार नहीं थे, कुछ नहीं था। तो एक आदमी आया, मेरी जाड़ में बहुत दर्द है, बोला बैठ जा कुर्सी पे। 2-3 शीशी ले रखा था, उसमें मिर्चों का पानी था। अच्छा बैठ जा, उसकी आंख में मिर्चों का पानी डाल दिया। वो बोला मेरी आंख, बोला तेरी जाड़ का दर्द, बोला छोड़ जाड़ का दर्द, मेरी आंख बचा। तो ये तो उधर ध्यान दूसरी तरफ करने का माहिर हैं। कोई समस्या का समाधान इनके पास नहीं है। आज हरियाणा की जो परिस्थिति है, और आज पूरा देश, हरियाणा ही नहीं पूरा देश, राहुल जी जो वहाँ से कन्याकुमारी से जो पदयात्रा शुरू की है महंगाई और बेरोजगारी के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, उन्होंने बेरोजगारों की और महंगाई से त्रस्त लोगों की आवाज़ बन के खड़े हो गए हैं राहुल गांधी। आज पूरा देश इनकी तरफ दे रहा है, और हरियाणा में कितना समर्थन और सहयोग और स्वागत मिला है वो जयराम रमेश जी स्वयं बता देंगे। पूरा सहयोग समर्थन का मैं आज विश्वास दिला सकता हूँ आपको, जो आज देख के जिस प्रकार से जोश लोगों में था, मतलब रात को ही कम से कम 8-10 हज़ार आदमी रात को ही आके सो गए यार, और सुबह जिस प्रकार से जोश था लगातार वहाँ से लेके यहाँ तक, और आगे पूरे हरियाणा में ऐसा रहेगा। वो जोश जो देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लक्ष्य राहुल जी लेके चले हैं वो पूर्ण होगा। हरियाणा उसमें फिर नंबर 1 आगे रहेगा, जैसे पहले प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। और हमारे साथी आए, इनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। जो यात्री आए हैं, पदयात्री आए हैं राहुल जी के साथ, इतना कुछ छोटा काम नहीं है। मैंने पदयात्राएं की है, मेरे को मालूम है कि इतना लंबी पदयात्रा करना हर इंसान के हाथ की बात नहीं है। तो ये मैं यही कह सकता हूँ जयराम रमेश जी को, तो ये यात्रा आई है, ये लाजमी तौर पे हरियाणा में और पूरे देश में रंग लेके आएगी, लेके रहेगी। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूँ। और फिर यही है कि जो आज मेरे को देखने को मिला है दृश्य, वो एक किस्म का ये प्रतीक है कि आने वाली सरकार की बात, इन्होंने कि सरकार की बात नहीं कह रहा, लेकिन एक बात की प्रतीक है कि मौजूदा सरकार को उखाड़ के रहेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे मीडिया प्रभारी आदरणीय श्री जयराम रमेश जी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हरियाणा प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत ही लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी,
हमारे इस भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक आदरणीय रावदान सिंह जी, मीडिया के प्रभारी बहन गीता बुक्कल जी, अनिल भारद्वाज जी, बहुत ही सम्मानीय हमारे वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन श्री पवन खेड़ा जी, मेरे साथीगण, आदरणीय मेरे समस्त पत्रकार, प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सभी साथियों, अभी हमारे आदरणीय जयराम रमेश जी ने बहुत बेहतर ढंग से चित्रण किया और आदरणीय हुड्डा साहब ने आज 9वें प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में यात्रा आई है। जयराम रमेश जी शुरू से चल रहे हैं। हमारी आज सुबह की 6 बजे की जो ये मीटिंग हुई है, मैं ये कह सकता हूँ आपने दिन की रैली देखी होगी, रात की रैली देखी होगी, बारिश की देखी होगी, सर्दी में देखी होगी, लेकिन दिसंबर की इस भीषण सर्दी में सुबह 6 बजे की इतनी जबरदस्त जो लोगों का जो जोश उमंग और उत्साह जो उभर के निकला, एक मोहब्बत का पैगाम देने का काम इस एरिया ने हमारे लिए किया है। जो राहुल जी जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, वो इस इलाके से सबसे बेहतर ये नमूना हो सकता है कि यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बहुत ही बेहतरीन यहाँ का उदाहरण है। हम आपस में पंचायत करके सारे अपने मसले सुलझाते हैं। यहाँ पर कई तरह की परेशानियाँ पैदा करने की, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से भारी उत्साह देखने को मिला है पूरे हरियाणा में, मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले जो 8 जो प्रदेशों में यात्रा निकली है, उसका रिकॉर्ड हरियाणा के अंदर अवश्य ही टूटेगा और भारी बहुमत यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहाँ तक इस भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मैं आदरणीय जयराम रमेश जी, पवन खेड़ा जी हमारे मुखिया पर बैठे हैं, इनको मैं नोटिस में लाना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश में 1,82,000 सरकारी पद खाली है। हमारे हरियाणा प्रदेश में HPSC और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 32 बार पर्चे लीक हुए हैं। 32 बार। HPSC में इनके अधिकारी 3.5 करोड़ रुपए तो नकद के साथ पकड़े गए। बोलियां लग रही थी नौकरियों की। ऐसा प्रदेश में कहीं आपने कभी सुना और देखा नहीं होगा। इस प्रदेश में जो पेंशन की स्कीम की थी, 5.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप इस सरकार ने किया। SC कमीशन आदरणीय हुड्डा साहब ने बनाया था। इसने आते ही पहले ही अपनी मीटिंग में 2014 में उस SC कमीशन को, अनुसूचित जाति आयोग को भंग करने का काम किया और 8 साल में आज तक हरियाणा प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति आयोग नहीं है। हरियाणा प्रदेश में आदरणीय हुड्डा साहब ने आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देशानुसार 3,92,000 गरीब लोगों को 100 गज के प्लॉट आवंटित करने का काम किया था। उस योजना को आगे बढ़ाने की बजाय उन्होंने तुरंत उसको बंद कर दिया। मैं ये भी नोटिस में लाना चाहूँगा कि 1966 में हरियाणा बना था और 2014 तक 48 साल में केवल 60,000 करोड़ का कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर था। आज इस 8 साल में वो कर्जा 3,17,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा आज हरियाणा में जन्म लेता है वो 1,20,000 रुपए का कर्जा लेकर के जन्म ले रहा है। हरियाणा प्रदेश में गुड़गांव में इन्होंने एक ड्रामा किया था, इवेंट लगाई थी, NRI और उद्योगपतियों को बुलाया था। करीब 200 करोड़ उसके पर खर्च किया गया और ये कहा गया था कि 6,19,000 करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा में होगा। 407 MOU साइन किए गए हैं और जिससे 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनका ये सारी की सारी बातें जुमला साबित हुई हैं। आज हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप होकर के रह गई है। ये सारे मुद्दे से आज जनता
पूरी तरह से तंग और परेशान है। और ये एक आपको थोड़ा सा एक नमूना अभी यहाँ पर देखने को मिला है। आप देखेंगे कि हरियाणा में किस प्रकार से इन्होंने तो जो 75 पार का नारा दिया मीडिया को इस्तेमाल करके। और ये मैं जयराम रमेश जी से एक और निवेदन करना चाहूँगा। सबसे जरूरी जो मैं समझता हूँ जो सुझाव है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव डिक्लेयर होने के बाद कोई भी चैनल ओपिनियन पोल नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग कठपुतली होने की वजह से उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। चैनल पूरी तरह से ओपिनियन पोल दिखा करके लोगों का दिमाग बदलने का काम करते हैं, जो फ्लोटिंग वोटों को प्रभावित करने का काम करते हैं। और उसका कारण यह होता है कि हमारे पिछले चुनाव में 3 दिन पहले 21 तारीख को वोट पड़ दी थी। 18 तारीख को ये कहा गया था 18 तारीख को ये कहा गया था कि बीजेपी की 78 से 83 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस की 3 से 5 सीटें आ रही हैं। तो उससे निश्चित तौर से जो फ्लोटिंग वोट है उन पर असर पड़ता है और वो मतदाता प्रभावित होता है। इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जा करके इलेक्शन कमीशन पर ना रह करके इसको सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के इसको जोर लगाने की आवश्यकता है। मैं ये जयराम रमेश जी से भी कहना चाहूँगा कि इस पर हमारा ध्यान रखें। और मैं ये केवल कह सकता हूँ कि पूरा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में आज इस सरकार के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त विद्रोह है। और हम निश्चित तौर से जो राहुल जी की जो यात्रा आ रही है, इससे बहुत भारी लोगों के अंदर भावनात्मक बहुत जुड़ाव हुआ है और लोग इस सरकार को बदलने के लिए तत्पर हैं। और राहुल जी को पूरा जो सम्मान सिर्फ आंखों पर पलक पावड़े बिछा करके पूरा हरियाणा प्रदेश में स्वागत होगा। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं भूल गया। राहुल जी पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वो 3 या 4 तारीख को होगा। मैं आपको सब डिटेल बता दूंगा, पर हो सकता है वो अम्बाला में है और हम उसको अभी 6 को तो एंटर करेंगे हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं हम करेंगे। तो अम्बाला में फेज होगा। अम्बाला में 12 तारीख अम्बाला में पहुँचेंगे लास्ट में। 12 को अम्बाला तो लास्ट है, उसके बाद पंजाब में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा, तो आप बेफिक्र रहिए। आपके साथ 40 मिनट 45 मिनट का पत्रकार सम्मेलन होगा राहुल जी का। आप राहुल जी से विस्तार से सवाल पूछ सकते हैं और मैं प्राथमिकता हरियाणा मीडिया को ही दूंगा, दिल्ली वालों को नहीं दूंगा। हरियाणा में जो मीडिया है उन्हीं को दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, आपके बहुत से सवाल होंगे, आप थोड़ा उसको रखिएगा। 11 या 12 को जो पत्रकार सम्मेलन होगा आप उनसे पूछ सकते हैं। यस सर। कौन परेशान है? छात्रों से मिलेंगे। छात्रों से मिल रहे हैं। छात्रों से मिलेंगे। छात्रों से मिल रहे हैं। लगातार मिलेंगे। छात्रों से केरला से मिल रहे हैं, कन्याकुमारी से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं। कोटा में उन्होंने 1 घंटा छात्रों से ही मिला, कोचिंग सेंटर में। यहाँ भी मिलेंगे। मेडिकल कॉलेज वालों से मिलेंगे। आपको सारा आपको जानकारी मिल जाएगी मीटिंग के बाद। ये हसन का मेडिकल कॉलेज का जहाँ वहाँ पर I will ask Pawan Khera to answer this question, but let me say the letter from the Health Minister to Mr. Rahul Gandhi is based on a letter sent to the Health Minister by the BJP MP, Mr. P.P. Chaudhary. The Health Minister has told Mr. Rahul Gandhi that P.P. Chaudhary has raised 2 issues relating to COVID and Bharat Jodo Yatra, and Mr. Gandhi should take appropriate action on this. It is not, he has
referred to Chaudhary's letter. Okay, let Mr. Pawan Khera answer this question in detail. मैं हिंदी में ही बोला, हिंदी में भी बोलो। जी 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 तो पहले हिंदी में देता हूँ, फिर जो सवाल अंग्रेजी में था तो अंग्रेजी में भी जवाब। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया, कि एक भाजपा सांसद राजस्थान से हैं बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं, क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी भेजा है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं? मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है, जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, न आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, न कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है, कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है, और कोई यात्रा नहीं दिख रही, और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे, बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें, और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं। नाउ इन इंग्लिश, द लेटर रिटन बाय द हेल्थ मिनिस्टर टू मिस्टर राहुल गांधी एंड मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी cites another letter written to the health minister by an MP, a BJP MP called PP Chaudhary from Rajasthan. We are wondering why a similar letter was not sent to the president of the BJP in Rajasthan, Mr. Satish Punia, who is carrying out a Jan Akrosh Yatra in Rajasthan as we speak. We understand there is not much of a response to that Jan Akrosh Yatra. There are no people there. We understand that. We also understand that there is a huge response across the country to the Bharat Jodo Yatra, and there is a lot of crowd here. There is another yatra being taken out by the BJP in Karnataka. Has the health minister also sent this letter to the Karnataka BJP? We want to know. Today, if you were to travel by air, nobody will ask you to wear a mask or use the sanitizer. Why has the government of India not introduced stringent measures in public transport applicable to each and every one of us? Why just Rahul Gandhi? Why just Congress Party? Why just Bharat Jodo Yatra? Have they postponed the parliament, or is the parliament still in session? If the physical parliament can take place, if Jan Akrosh Yatra can take place, if the BJP Yatra in Karnataka can take place, if there is no mask compulsory in your air travel, why are you picking up on Rahul Gandhi and Bharat Jodo Yatra is our question. Please announce the COVID protocol. We'll all follow the COVID protocol. स्वास्थ्य मंत्री राहुल गांधी जी को हिंदी में एक खत लिखा। उसी दिन कल स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को एक खत लिखा अंग्रेजी में, और वो खत की कॉपी मैं आपको दे सकता हूं अगर आपके पास नहीं है। और राज्यों को कहा गया है, राज्यों को चेतावनी नहीं दी गई है, राज्यों को कोई एडवाइजरी नहीं दी गई है, ये सावधान होने का कोई खत नहीं है। स्वास्थ्य सचिव कहते हैं कि अलग अलग देशों में
कोविड भारी मात्रा में दिखाई दे रहा। तो इसलिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग की जो फैसिलिटी है यहाँ इसका और भी इस्तेमाल करना चाहिए। जो केस आते हैं तो नए वेरिएंट जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, न्यू वेरिएंट पर हमें निगरानी रखनी चाहिए। उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करने की जरूरत है। तो एक तरफ स्वास्थ्य सचिव एक खत भेजते हैं राज्य सरकारों पर, सभी मुख्य सचिवों को, और उसमें तो कोई सावधान चेतावनी खत नहीं है। वो ये खत है कि आप जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी का इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी तरफ यहाँ स्वास्थ्य मंत्री खत लिखते हैं राहुल गांधी जी को, जैसा कि हमने अभी बताया। वो गिनाते हैं कि पीपी चौधरी ने उनको एक खत लिखा और ये दो उन्होंने चिंता जताई है। तो राहुल गांधी जी से उन्होंने गुजारिश की है, आप कार्रवाई कीजिए इसको। क्या कार्रवाई करनी है वो उन्होंने ये नहीं कहा, कार्रवाई कीजिए। अगर ये गंभीर मामला है तो पार्लियामेंट को स्थगित कीजिए, पार्लियामेंट को एडजर्न कीजिए, हवाई जहाज में मास्क अनिवार्य कीजिए। सभी पब्लिक गैदरिंग जो हो रहे हैं, अभी मीटिंग हो रही है, उन पर भी आप प्रतिबंध लगाइए। क्यों भारत जोड़ो यात्रा को निशाना बनाया है? और राजस्थान के बाद राजस्थान में हमने बीजेपी के गढ़ से हम चले, झालावाड़, और जो पब्लिक का रिस्पॉन्स हमें मिला वो भारी मात्रा में, खास तौर से महिलाएं ने हमारी स्वागत की। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और दौसा और अंत में अलवर। तो ठीक, एक मिनट, खत आया है, एक बीजेपी एमपी ने लिखा है, तो खत के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल जी को लिखा है। इस पर हम विचार करेंगे, सोचेंगे, पर सरकार को भी कुछ करना चाहिए ना, सरकार को भी करना चाहिए। पार्लियामेंट में कुछ मुद्दा तो उठाया नहीं है। फ्लाइट पर ने आपने कह दिया कि हवाई जहाज में अभी मास्क जरूरी नहीं है, आप मास्क के बजाय उड़ सकते हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये स्वास्थ्य का मामला है, पब्लिक का मामला है। और काश अगर ये होता, ये इतने सावधानी से काम करते तो कुंभ मेला नहीं होता। सुपर स्प्रेडर हमारे देश में सबसे बड़ा सुपर स्प्रेडर कुंभ मेला था। और पवन जी ने आपको याद नहीं दिलाया, पर मैं आपको याद दिला दूंगा। मार्च 2020 में जब हम मांग कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी, विपक्ष मांग कर रही थी, आप लॉकडाउन कीजिए। लॉकडाउन उन्होंने 7 दिन नहीं होने दिया, 7 दिन का डिले था। क्यों? क्योंकि वहां सिंधिया साहब काम कर रहे थे भोपाल में कमलनाथ की सरकार गिराने। और जब कमलनाथ की सरकार गिरी, लॉकडाउन ने इम्पोज किया। 7 दिन का विलंब था वो, और हम लोग मास्क पहन कर आए। और मुझे याद है चेयरमैन साहब ने कहा ये मास्क नहीं डालो, यहाँ अंदर राज्यसभा के अंदर मास्क डालना मना है। तो हम लोग सब लोग मास्क डालकर आए थे, ये तो टीवी पर दिखाए थे। पर 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ। जिस दिन कमलनाथ जी की सरकार गिरी, उस दिन लॉकडाउन देश में लागू किया गया। तो राजनीति खेलना बंद कीजिए। मैं समझ सकता हूँ बीजेपी घबराई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है। भारत जोड़ो यात्रा को सफलता देते हैं, पर इसमें राजनीति मत कीजिएगा। एक गंभीर मुद्दा है, इस पर बातचीत कीजिए, विपक्ष से बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी से बात कीजिए, सभी पार्टियों से बात कीजिए, और जो कुछ आपको कार्रवाई करनी है कीजिए।
क्या सीधा आरोप ये है कि सीबीआई ईडी की तरह स्वास्थ्य का भी और विभाग का भी इस्तेमाल कर रही है सरकार, केंद्र सरकार? ये प्रेस वार्ता भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, सीबीआई ईडी के बारे में अलग से बात स्वास्थ्य विभाग पर आरोप कर पर रहे ये बात नहीं है। और हम लोग आरोप कर रहे हैं हैं कि उन्होंने लेटर भेजा है। क्या ये आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग का दुरुपयोग कर रही है केंद्र नहीं, सरकार? हम ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। मोदी सरकार के दो भाई हैं, ईडी और सीबीआई। अब स्वास्थ्य विभाग क्या गया? बस ईडी और सीबीआई, और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। और अचानक जब कोई बीजेपी में शामिल हो जाता है, बीजेपी में हमारे देश में आप जानते होंगे वॉशिंग मशीन के अलग अलग ब्रांड होते हैं। एलजी का वॉशिंग मशीन होता है, आयरन का वॉशिंग मशीन होता है, पर अभी हमारे देश में सबसे बिकने वाला वॉशिंग मशीन बीजेपी वॉशिंग मशीन है। और उस वॉशिंग मशीन में जिनके खिलाफ सीबीआई, इनकम टैक्स ईडी का केस है और वो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन चालू हो जाता है। और वो जो उनके खिलाफ ईडी है, उनके खिलाफ सीबीआई, उनके खिलाफ इनकम टैक्स, सब खत्म हो जाता है, वो सब बंद हो जाता है। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स राजनीतिक संस्थाएं बन गई, मोदी सरकार के हथियार बन रहे हैं और विपक्ष को चुप कराने के लिए इन तीन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। और ये मुद्दा हम उठा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। एक मुद्दा है कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं और जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करती है कभी कभी, वो संस्थाएं सरकारी संस्थाएं बन रही है। खासतौर से प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री और गृह मंत्री कार्यालय से वो आदेश है। यात्रा के 100 दिन में भारत कितना बदला, 100 दिन बाद क्या भारत कितना बदला? यात्रा देश कितना बदल गया, भारत कितने बदले, कांग्रेस कितने बदल गया? मैं जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस संगठन में एक नई जान है। हर राज्य में 8 राज्य, ये 9वां राज्य है हरियाणा में, कांग्रेस संगठन में एक एकता है, एकजुटता है, एक नई उमंग है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, खासतौर से युवा कार्यकर्ता आए हैं ब्लॉक के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर। और भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी है, नई जान आई है। इसका क्या फायदा होगा चुनाव में, ये अलग बात है। 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो सफलता हासिल हुई है भारत जोड़ो यात्रा में, उसको और आगे ले चलने के लिए एक नया अभियान हम शुरू कर रहे हैं 26 जनवरी को, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। ये त्रिस्तरीय अभियान है। एक पहला स्तर है बूथ और ब्लॉक के स्तर पर है, दूसरा स्तर है जिला और तीसरा राज्य। बूथ और ब्लॉक के स्तर पर यात्राएं निकाली जाएंगी, जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर अलग अलग रैलियां होंगी। और ये 2 महीने के लिए चलेगा, 26 जनवरी से लेकर 2023 और 26 मार्च तक। तो भारत जोड़ो यात्रा मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और हमारे भारतीय राजनीति के लिए भी एक परिवर्तनकारी क्षण है। आज जो टिप्पणियां आ रही हैं, जो आलोचना आ रही है बीजेपी की ओर से सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, तो ये जो नैरेटिव है हमारे राजनीति में, कांग्रेस पार्टी ने तय किया है। भारत जोड़ो यात्रा नैरेटिव बन गया है हमारे राजनीति में। आपने राहुल गांधी जी के बारे में सवाल उठाया। भारत जोड़ो यात्रा से असली राहुल गांधी जी दिखाई दे रहे हैं, नया राहुल गांधी नहीं, असली राहुल गांधी। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से बीजेपी ने उनका नाम बदनाम किया, उनकी छवि बिगाड़ी, वो अभी लोगों के बीच में जा रहे हैं। कोई बिछोड़ी नहीं, कोई मीडिया बीच में नहीं है।
उसका बात कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं। तो असली राहुल गांधी जी आज जनता के सामने दिखाई। राष्ट्रीय राजधानी में महज 70 किलोमीटर दूर ये जिला बनता है, लेकिन अभी तक इस इलाके के लोगों ने रेल नहीं देखी है, पंचायत इस इलाके में नहीं है। मेवात कैनाल की मांग है, रोड का चेक रास्ते किया है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी दशा क्या है? क्या ये कांग्रेस के तीनों विधायक इसी में से हैं? क्या कहेंगे इसमें? मेवात कैनाल की तो पहले से आपको मालूम है, हमारे समय में मंजूर की हुई है और रेलवे लाइन यहाँ पर सरकार है जो सड़क की रिपेयर ही नहीं कर सकते। 8 साल में जो इतनी बढ़िया सड़क दी है उसकी रिपेयर ही नहीं करते और पूरे हरियाणा में आ रहा है। इससे क्या हुई? इनकी सरकार आने के बाद, हरियाणा सरकार आने के बाद ना तो 1 इंच मेट्रो बनी है, ना कोई रेलवे लाइन नई बिछी है, ना कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आई है। जैसे मेवात में हमने मेडिकल कॉलेज खोला और यूनिवर्सिटी बनाई और कितना काम किया, लेकिन इनके यहाँ किसी का भी, केवल मेवात की बात नहीं, पूरे हरियाणा में कोई विकास की तरफ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट की है और जैसे हमारा अध्यक्ष का कर्जा उड़ाने का काम किया है। ये जो है उस नीति पर चलती है। 4 वाक एक थे, वो उनकी नीति थी कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई भी दूसरा इस नीति में चल रहा है। जयराम वैसे हरियाणा में आज यात्रा क्या ये यात्रा हरियाणा कांग्रेस को भी जोड़ पाएगी? हरियाणा की कांग्रेस कई धड़ों में महासचिव बोलेंगे सर। उसका नमूना हमने अभी बाहर देखा। रणदीप सुरजेवाला समर्थकों के जो बैनर लगे हुए थे उनमें भूपेंद्र हुड्डा का फोटो नहीं था। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप ने सावधानी बरती कि उनके फोटो में रणदीप सुरजेवाला का सेल्फी का फोटो हुआ था। क्या हरियाणा की कांग्रेस भी इससे एकजुट हो पाएगी? मुझे दे दो। जनसेक व्यक्ति जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मैं शक्ति सिंह गोयल जी से गुजारिश करूँगा इस सवाल पर। मैं सबसे पहले तो ये हरियाणा की पावन भूमि के सभी सज्जनों, देवियों और युवा साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज सुबह 6 बजे, आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि कड़ी ठंड में 6 बजे हजारों लोग किसी राष्ट्रीय नेता को सुनने के लिए आए। हरियाणा के हजारों लोग आज राहुल जी की जनसभा में सुबह 6 बजे आए। मैं सभी इन हरियाणा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं जरूर, आपका एक सवाल और भी था जिसका जवाब भी मिला, पर सीपी जोशी जी जब नेशनल हाईवे के मिनिस्टर थे, अलवर टू दिल्ली रास्ते के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी। वो काम पूरा करने की जिम्मेदारी और 4 लेन का रास्ता हाईवे बनना चाहिए था। ये मेवात वासियों को अन्याय भाजपा की सरकार ने किया है, ये हकीकत है। मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे सभी नेता और सभी कार्यकर्ता राहुल गांधी जी की यात्रा में एक होके काम कर रहे हैं। हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, अंदरूनी लोकतंत्र है और मुझे इस पे फक्र है। मेरी पार्टी में ऐसी हालत नहीं है कि आका के खिलाफ आवाज निकली तो उसकी टांगनी गला काटा जाता है पॉलिटिकली। गुजरात से मैं आता हूँ, मैं जानता हूँ। हरेन पंड्या एक ऐसे बड़े नेता थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, सिर्फ दिल की बात मोदी जी के खिलाफ कह दी। हरेन पंड्या जी की टिकट नहीं कटी, तब तक मोदी जी ने कहा मैं मेरा नॉमिनेशन नहीं करूंगा और उसकी टिकट काटी। केशुभाई पटेल हो, गोवर्धन झड़पिया हो, वल्लभ कथीरिया हो, कितने ही लोग जिसकी अंदरूनी लोकतंत्र की बात हुई वो खत्म।
हमारे वहाँ आज आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी से कदम कदम मिलाते हुए आप जिन नेताओं का नाम देते हो, हुड्डा साहब हो, बहन शैलजा जी हो, रणदीप भाई हो, सब साथ चल रहे थे। कोई गुट नहीं है, अंदरूनी लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, पर इनडिसिप्लिन की भेद रेखा कोई नहीं तोड़ रहा है। एक होके कांग्रेस यहाँ लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी से लोग त्रस्त है। यहाँ के लिए हम काम करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ राहुल गांधी जी का कि 3 दिन पहले और बाद के फेज में भी कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक भूमि में भी यात्रा चलेगी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि कोई राष्ट्रीय नेता 3500 किलोमीटर 155 दिन और रोज के 25 से 30 किलोमीटर चलता हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।